नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। झारखंड में राज्य सरकार द्वारा डेयरी पशु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में उपलब्ध दुधारू पशु, गाय और भैंस के कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए वायफ को अभिकर्ता नियुक्त कर 15 से 20 गांवों के क्लस्टर में एक डेयरी पशु विकास केंद्र की स्थापना कर संचालित कराया जा रहा है। इस डेयरी पशु विकास केंद्र पर 5 वर्षों तक अनावर्ती और आवर्ती व्यय की 100% प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उसके बाद यह केंद्र सेवा शुल्क की राशि से संचालित होगा। कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पशुपालकों को ग्राम स्तर पर घर पहुंच सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान शुल्क 100 रुपया प्रति कृत्रिम गर्भाधान निर्धारित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पिछले दिनों राजधानी रांची के धुर्वा स्थित कृषि प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित एक किसान सम्मेलन में गव्य विकास योजनाओं की सफलता के लिए राज्य सरकार द्वारा बैंकों को विशेष निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे गव्य विकास योजनाओं से सफलता और सकारात्मक परिणाम पाने की दिशा में राज्य सरकार, गव्य विकास निदेशालय और बैंक तीनों ने साझा प्रयास शुरू कर दिया है। रांची के उपायुक्त ने बैंकों को दिए अपने विशेष निर्देश में कहा है कि बैंक ऋण संबंधी मामलों में किसानों को सहयोग करे, उनकी परेशानियों को समझे, तभी कोई कदम उठाए। गव्य विकास निदेशालय द्वारा राज्य में दूध की कमी को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। टमाटर की फसल में लगने वाला फली छेदक कीड़ा टमाटर के गुद्दे को खाकर फसल को बर्बाद कर देता है। इस कीट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित कीटनाशी का व्यवहार करें। आवश्यकता हो तो इंडोसल्फान तरल 1.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर फसल जब अपने बढ़वार पर होता है तो फली छेदक कीड़ा का वयस्क और शिशु कीट यानी पिल्लू छेद करके फल के अंदर घुस जाता है और गुद्दों को खा जाता है। इस फली छेदक कीट के रोकथाम के लिए किसान जैविक और रासायनिक दोनों कीटनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक उपचार के रूप में नीम निर्मित कीटनाशी का प्रयोग ज्यादा कारगर होगा और रासायनिक कीटनाशी में तरल इंडोसल्फान 1.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना लें और फसल पर छिड़काव करें। फलदार फसल पपीता के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा मैजेस्टिक, पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ, पूसा डिलीशियस, सिलोल हवाई और मधु जैसे उन्नत प्रभेद लगाए। इनकी उत्पादन क्षमता 30 से 150 फल प्रति पौधा है। समतल भूमि के लिए वर्गाकार या आयताकार बाग हो या फिर ढलुआ जमीन हो तो कंटूर बाग में पपीता की खेती करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत जिसमें अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो और वो जैविक तत्वों से भरपूर हो तो पपीता की बहुत अच्छी खेती की जा सकती है। राज्य के किसान फलदार फसल पपीता से शानदार उपज प्राप्त करने के लिए पपीता के उन्नत प्रभेद मधु, हवाई, पूसा जॉइंट, पूसा डिलीशियस, पूसा नन्हा, पूसा मैजेस्टिक, CO1 और CO2, सिलोन, सोलो और वाशिंगटन लगाएं। इनकी उपज क्षमता 30 से 150 फल प्रति पौधा है। सालाना शुद्ध लाभ 30 से 35 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर है। विज्ञान के विकास ने कृषि यंत्रों का आविष्कार कर खेती के मायने ही बदल दिए हैं। आज कृषि कार्य के लिए ऐसे यंत्रों का आविष्कार होता जा रहा है जो कृषि को काफी सुविधाजनक बना दिया है। पैर चालित धान थ्रेसर जापान द्वारा विकसित कृषि यंत्र है जो धान से चावल का दाना निकालने का काम करता है। इस यंत्र में एक धुरी के दोनों किनारे पर लोहे की प्लेटें लगी होती हैं। दोनों प्लेटों की परिधि पर 6 लकड़ी के पट्टियों पर तार के त्रिकोण के रूप में बीट लगे होते हैं। यंत्रों को पैरों द्वारा चलाया जाता है। ये 1 या 2 व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है। इसकी कार्य क्षमता 15 से 75 किलोग्राम प्रति घंटा है। चालक हाथ में पौधों को लेकर पैरों द्वारा थ्रेसर को चलाता है। ड्रम के घूमने से दाने अलग होकर निकलने लगते हैं। इस थ्रेसर से हाथ से पीट कर धान निकालने के मुकाबले 20% मजदूरी की बचत और 40% संचालन खर्च में बचत होती है। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने लगन और मेहनत के दम पर फर्श से अर्श तक उठे हैं। आज वे अपने खेतों से इतनी अच्छी उपज पा रहे हैं कि अपने इलाके के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। आज जिस किसान से हम मिलने वाले हैं उनकी खूबी है कि वो किसी भी फसल की खेती के लिए पहली जुताई से लेकर फसल की कटाई और भंडारण तक
हर काम को पूरी तन्मयता के साथ संपन्न करते हैं। सालों भर ये सब्जी तो उपजाते ही हैं, खरीफ और रबी दोनों मौसम के मुख्य अनाज फसलों से भी अच्छी पैदावार पाते हैं। किसी मौसम में अनाज से ज्यादा सब्जी की उपज होती है तो किसी मौसम में सब्जी से ज्यादा अनाज की। 20 बरस से हम जो एग्रीकल्चर में लगे हैं, खेती करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा से कर रहे हैं। हर चीज़ का, जैसे धनिया पत्ता हुआ, गोभी हुआ, टमाटो हुआ, पत्ता गोभी हुआ, सेम हुआ, ये सब का मतलब सब्जी का, वेजिटेबल का हर किस्म का हम लोग उगाते हैं। और यहाँ से लेके जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, कलकत्ता और लोकल मार्केट में भी हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग का रेट लोकल मार्केट में ज़्यादा है और यहाँ हम लोग को ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है तो हम लोग लोकल मार्केट में बेचते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपए से 2050 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2250 रुपए, चावल उत्तम 2300 रुपए से 2500 रुपए, गेहूं 1450 रुपए से 1550 रुपए, चना 4900 रुपए से 5100 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 6900 रुपए, दाल मसूर 4200 रुपए से 4500 रुपए, दाल चना 5800 रुपए से 6200 रुपए, सरसों तेल 10,150 रुपए से 10,250 रुपए, चीनी 3,600 रुपए से 3,700 रुपए, आलू 1,200 रुपए से 1,350 रुपए और प्याज 1,300 रुपए से लेकर 1,400 रुपया प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ
किसान भाइयों नमस्कार। कृषि आसन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि झारखंड सब्जी की खेती के लिए मशहूर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो इस समय यानी कि धान की कटने के बाद कई तरह की दलहनी फसलें लगाते हैं, जिनमें मसूर, चना, इस तरह की फसलें प्रमुख रूप से लगाते हैं। जो किसान भाई चना, मसूर इस तरह की फसलों की खेती करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो समसामयिक कार्य के बारे जानकारी रखें। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज हमने जीवंत फोन इन का विषय रखा है रबी दलहनी फसलों में समसामयिक कृषि कार्य। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कीट विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में जो भी जानकारी आप चाहते हैं, आप हमारे फ़ोन नंबर 0651-2284-553 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, कोई भी समस्या हो दलहनी फसलों से जुड़ी हुई, तो सीधे डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़िए। तब तक आपकी तरफ से हम ये प्रश्न रखना चाहेंगे डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, आमतौर पर जो किसान भाई हैं वो धान की खेती के बाद लगाते हैं दलहनी फसलें हैं। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो लगाना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो लगा चुके हैं। जो लगाना चाहते हैं उनके लिए किस तरह के कृषि कार्य के बारे आप सलाह देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल किए हैं आपने। इस बीच डॉक्टर साहब, हम आपको रोकना चाहेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हाँ, नमस्कार। कृषि आसन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? जी, कृषि आसन कार्यक्रम में स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है। आपका क्या प्रश्न है? जी जी। अच्छा, तो आलू जो लगाए हम, तो उसमें मतलब फायदा हुआ है, थोड़ा हो भी लिया और बहुत जगह नहीं निकला, बहुत जगह 2-3 पत्ता मतलब निकल रहा है। तो पाला मार दिया क्या? पाला तो जैसे अभी पाला का समय नहीं आया है। पाला जब बहुत अधिक ठंड हो जाती है तब पाला। आपका पत्तियों पर धब्बा हुआ बन रहा है क्या? पाला अभी मारने का समय नहीं है। पाला अभी मारने का समय नहीं है। आप जो बीज खरीदे हो वो बीज सही जगह से नहीं ले पाए होंगे। अगर बीज सही नहीं ले पाए होंगे तो कहीं आपका पौधा निकल पाया है, कहीं नहीं निकल पाया है, या बीजोपचार नहीं करके लगाए हों तो भी समस्याएं होती है। और यहाँ की मिट्टी में दीमक का प्रकोप अधिक होता है, तो उसके लिए अगर सही ढंग से आप खेत नहीं बनाए होंगे तो दीमक का भी प्रकोप होने से पौधा का निकलना उसमें कमी आ सकती है। बहुत सा कमियां हैं मतलब उसमें, तो हो सकता है कि आपका बीज अच्छा नहीं हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे हम शुरुआत में ही बातचीत कर रहे थे, जो किसान भाई लगाना चाहते हैं इस वक्त, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। अभी दलहनी फसलों की बातें हो रही है और चूंकि हमारा जो झारखंड है वहाँ दलहनी फसलों में काफ़ी पीछे है, और जब हम अधिक से अधिक दलहनी फसल लेंगे तो प्रोटीन हमको सबको मिलेगा दाल के रूप में। तो अभी चना की बात आती है, चूँकि अगर धान की फसल कटने के बाद जब चना लगाते हैं तो पिछात चना का किस्म के बारे में जानने की ज़रूरत है। वैसे तो खेत की बढ़िया से जुताई करने के बाद खरपतवार को हटा दें, उसको कहीं किसी गड्ढा में दबा दें ताकि जो भी कीड़े उसमें मतलब छिपे हुए हैं वो या जीवाणु छिपे हुए मारे जाएंगे। और जहाँ तक किस्म की बात आती है, जहाँ चना की बात है उसमें KPG 59। डॉक्टर साहब, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि आसन कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? आलू का कहाँ मतलब पौधा में लगा है कि कंद में लगा है? पौधा में
पत्तियों में पिल्लू लग गया है, पत्तियों में लग गया है हेलो, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, दवा का नाम नोट कर लिए, दवा का नाम नोट कीजिए, इंडोक्साकार्ब 1 लीटर पानी में 0.5 ml या कहें 10 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब, और 10 लीटर पानी है तो 10 ग्राम सर्फ या कपड़े धोने वाला जो भी पाउडर है उसको अच्छी तरह से मिला करके आप छिड़काव करें मशीन के द्वारा, तो आपको नियंत्रण हो जाएगा। उम्मीद है किसान भाई आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब फिर उसी मुद्दे पर हम तो मैं बता रहा था कि चना के लिए किस्म जो KPG 59 है वो थोड़ा सा काबली तरह का है, लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा मतलब लेट में बनता है, या पूसा 372, ये 2 किस्म है विलम्ब से लगाने का। और अगर आप KPG 59 लगाते हैं तो करीब करीब 85 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसका बीज होता है, और पूसा 372 लगाते हैं तो करीब करीब 70 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज को लगाने की ज़रूरत है। और बीज लगाने के पहले आप जो उसमें लाइन बनाते हैं तो उसमें आप खाद पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, इसका अनुपात है 20-40-20-20। मतलब अगर नाइट्रोजन देना है तो 20 किलो प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 किलो प्रति हेक्टेयर, और पोटास 20 किलो प्रति हेक्टेयर और सल्फर 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से मिलाकर के कतार में डाल दें। और चूने का प्रयोग अवश्य करें। कोई भी दलहनी फसल लेते हैं तो चूना का प्रयोग खेत के अनुसार, अगर आप मिट्टी का जांच करा लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आप लाइन में ही या खाद के साथ ही मिला करके पंक्ति में ही चूने का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है, काफ़ी पैदावार मिलती है। ये तो बात होगी डॉक्टर साहब की जो किसान भाई अभी लगाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो इस वक्त अपने खेतों में कई तरह की दलहनी फसल लगा चुके हैं। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं किसान भाई, अगर जहां मटर की बात है, मटर लगाना है तो एक किस्म है DDR 23, ये बहुत अच्छा किस्म है। आप मटर में DDR 23 लगाएं। और मसूर की बात है तो PL 406 किस्म का लगाएंगे तो बहुत अच्छा पैदावार होगा। और ये थोड़ा देर से भी मतलब लगाने के लिए इसका अनुशंसा की गई है, और खाद की मात्रा उसी अनुरूप दे। बिल्कुल। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार। दूरदर्शन के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? मेरा है सर, बीन का फल ने किया है, फल फूल सब झड़ जा रहा है, पत्ता पीला हो जा रहा है। बीन में फ्रेंच बीन में लग जा रहा है क्या? हाँ सर, फ्रेंच बीन। तो उसके लिए दवा का नोट कर लीजिए। दवा का नाम है, हेलो जी आप बताएं। दवा का नाम है क्विनालफॉस तरल 1 लीटर पानी में करीब करीब 1.5 मिलीलीटर दवा का घोल बनावें, और उसमें 1 ग्राम सर्फ या कपड़े धोने वाला साबुन उसमें अच्छी तरह से मिला करके आप छिड़काव करें अच्छा मशीन के द्वारा, तो आप आसानी से इसको नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब फिर हम उसी मुद्दे पर लौट आएंगे। आपने बहुत तरह की किस्मों के बारे जानकारी दी, जो चना या मटर जो भी फसल लगाना चाहते हैं किसान भाई, लेकिन जो किसान भाई जिनके खेतों में अभी इस वक्त खड़ी फसल है, जो लगा चुके हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? हाँ, एक चीज़ मैं जो लगाने वाली बात है उसमें अगर नमी है तो कोई बात नहीं है। अगर नमी नहीं है तो आपको जर्मिनेशन के लिए मतलब पानी देने की ज़रूरत पड़ता है। और जो किसान लगा चुके हैं तो कम से कम 1 महीने के बाद उसमें होई कर दें। होई करने से खरपतवार भी निकलेगा और मिट्टी भी हल्की हो जाएगी, और जो भी उसमें कीड़े मकोड़े या जीवाणु रहते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। हवा भी उसमें लगता है, धूप भी लगता है। और जो फसल दलहनी फसल में फूल आने के पहले
एक बार सिंचाई अवश्य करें। एक बार सिंचाई अवश्य करें तो आपको अधिक फायदा होगा। और किसान भाई जो आप लगा चुके हैं, अगर जैसे चना लगा चुके हैं तो चना में फली छेदक का अधिक प्रकोप होता है। बिल्कुल, मैं इसी बात पर आ रहा हूँ कि जो किसान भाई जो लगाना चाहते हैं वो कीटों से परेशान ना हो, तो शुरुआती दौर पर किस तरह की जो सावधानियां वो अपनाएं, और जो लगा चुके हैं जिनकी फसल ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। जो किसान भाई आप नहीं लगाए हैं और लगाना चाहते हैं तो बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या थीरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचारित करके अगर आप लगाते हैं तो आप में जो भी रोग से बचाव कर सकते हैं फसलों को। तो ये ध्यान अवश्य रखें कि बीजोपचार करके लगावें। और अगर आपका फसलों में अगर आपका जैसे फली छेदक का प्रकोप होता है, खास करके जब फल बनना शुरू होता है, चना में हो या मटर में हो, इसी में ज़्यादा प्रकोप होता है। सबसे ज़्यादा प्रकोप तो चना में होता है और मटर में भी कभी कभी होता है। तो इसके लिए आपको अच्छी दवा जो इंडोक्सा कार्प। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, इस पर हम फिर बात करेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, हेलो 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 जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? मैं शिमला का नीचे लगाया है लेकिन मर जा रहा है। हाँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, शिमला मिर्च हो या बैगन हो या टमाटर हो, ये उकसा रोग लगता है। इसीलिए हम लोग किसान भाई को बराबर सलाह देना चाहते हैं कि ये जो मरने वाला जिसमें बीमारी लगता है, खास करके शिमला मिर्च है, चाहे आपका बैगन है, टमाटर है, या आजकल और भी मरने लगा है, मटर भी मरने लगता है, उसमें बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है किसान भाई। बीजोपचार करने के लिए मैं बताया जैसे कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या फिर जैविक भी मिलता है आपका ट्राइकोडर्मा करीब करीब 5 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचारित करके लगाते हैं, तब आपको नहीं मरेगा। और अगर अभी खड़ी फसल में लग रहा है तो किसान भाई आप अगर आपके पास कार्बेंडाजिम है या फिर ट्राइकोडर्मा है तो 1 लीटर पानी में करीब करीब 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा को घोल बना करके जड़ के पास उसको अच्छी तरह से उसको झरने के द्वारा भिंगाइए ताकि अंदर तक वो जड़ के अंदर तक जाए तो कुछ हद तक बचा सकता है। अदरवाइज अन्यथा जो है एक बार जो उकटा रोग लग जाने के बाद बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी बहुत सारे किसान भाई जो लगा चुके हैं, आप शुरू में बताया कि बीजोपचार कर ले तो कीट नहीं लगे, जो किसान भाई अभी लगा चुके हैं तो उनमें कौन कौन से कीट अमूमन इस वक्त लग सकते हैं? मैं अभी बता रहा था कि जैसे फली छेदक का प्रकोप हो तो इंडोक्सा कार्ब 1 लीटर पानी में 0.5 ml या 10 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर अथवा लैम्डा सिहालोथ्रीन भी आप 10 लीटर पानी में करीब करीब 6 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं और उसको छिड़काव करेंगे तो ये जो फली छेदक लगता है उसको हम लोग आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। या नीम से बना हुआ कीटनाशक बाजार में जैसे निम्बेसिडिन है, निमरिन है, नीम गोल्ड है, अचूक है, कोई भी जो मिलता है 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर का घोल बनावें और छिड़काव करेंगे तो इन कीटों से हम लोग मतलब नियंत्रित, इन कीटों के द्वारा जो भी नुकसान होगा उसको हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि अरहर की जो फसल है जी। वो किसान भाई बहुत पहले लगा चुके हैं, तकरीबन अब फली लगने का समय है जो किसान भाई लगा रहे हैं। तो जो फली लगने के समय में भी कई तरह के कीट अरहर की फसल में भी लग सकती है, तो किस तरह के कीट लग सकते हैं उसमें और उसके निदान के लिए ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। वैसे तो अरहर जो है बरसात में लगता है, करीब करीब जून या कुछ दिन जुलाई में भी लगाते हैं लोग, लेकिन इसमें फलन जो है अभी अधिक जोरों पर होता है क्योंकि इसका जो कटाई होती है दिसंबर के अंत में या जनवरी के शुरू में, लेकिन जो लेट अरहर है वो करीब करीब मार्च या अप्रैल के प्रारंभ फर्स्ट वीक में मतलब इसको हम लोग कटाई करते हैं।
तो इसमें फली छेदक 6 से 7 तरह का कीट का प्रकोप होता है। कुछ रस चूसता है, कुछ फलियों में छेद करके दाने को खा जाता है। तो इसके लिए हम लोग 2 बार दवा जरूर मतलब देते हैं, अनुशंसा करते हैं। पहली बार दवा हम जब फसलों में 50% फूल निकल आता है तो पहला छिड़काव हम लोग इंडोक्सा कार्ब 10 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं और 10 ग्राम सर्फ मिला करके अच्छी तरह मिला करके छिड़काव करते हैं। और दूसरा छिड़काव 15 से 20 दिनों के बाद दवा बदल देते हैं। दवा का नाम है मोनोक्रोटोफॉस तरल 10 लीटर पानी में 15 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं और इसमें भी सर्फ मिला करके 10 लीटर पानी है तो 10 ग्राम सर्फ मिला करके छिड़काव करते हैं। तो जितना भी रस चूसने वाला कीट है, चाहे बग है या फल के अंदर में जो भी कीट लगता है, उसको हम लोग अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं और अधिक से अधिक उपज हम लोग ले सकते हैं। ये तो बात हो गई अरहर की। और बाकी बहुत सारे ऐसे फसल हैं जो या तो शुरुआती दौर में अभी पर हैं, तो उनमें भी कई तरह के रोग लग सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे हम चना की बात कर रहे हैं या मटर की बात कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ खास किस्में हैं, क्या कुछ रोग रोधी किस्में हैं जो किसान भाई लगाना चाहते हैं, उनके लिए लाभदायक होगा? चना हो, वही मैं बताया ना अभी, जो अभी चना की बात जो बताया, चूंकि विलम्ब से जो चना लगता है KPG 59 बहुत अच्छी वैरायटी है, अच्छी किस्म है। थोड़ा बीज भी मतलब एक काबली तरह का है और देर से लगाते हैं। 85 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसका बीज दर है। तो या पूसा 372, ये मतलब छोटा दाना होता है और हम लोग विलम्ब से लगाते हैं। 70 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसका बीज दर है। तो किसान भाई अभी जब हम खेत मतलब खाली होता है, धान काट करके ये दोनों चना की किस्म है, किसी एक का आप लगा सकते हैं या दोनों को थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। बहुत अच्छी किस्म है और जिसमें जर्मिनेशन के लिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जिसमें नमी नहीं है तो उसमें हम एक सिंचाई देते हैं ताकि उसमें अंकुरन हो जाए, और दूसरा सिंचाई फूल जब निकलने लगता है उस समय अवश्य दें। तो 2 सिंचाई ही दें तो आपको मतलब काम चल जाता है और अच्छा फसल हम लोग ले सकते हैं। और 1 महीना के बाद इन फसलों में आप फोइंग जो है निकाई गुड़ाई अवश्य कर दें। और जो मैं बताया कि जो खाद की मात्रा है, खाद की मात्रा के पहले सड़ा हुआ गोबर जितना अधिक दे सकते हैं तो वो बहुत अच्छा फायदा करता है, खास करके दलहन में। और चूने का प्रयोग 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य करें। और खाद की मात्रा मैंने बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और गंधक सल्फर 20-40-20-20 का अनुपात है। कोई भी दलहनी फसलों में इसको प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका उपज देगा। और मैं किसान भाइयों को ये टिप्स बताना चाहता हूँ कि आप पोटास अवश्य दें। किसान भाई, हमारे किसान बहुत सा किसान भाई केवल DAP डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस केवल होता है, पोटास नहीं होता है। तो पोटास देने से फसलों में मजबूती आती है, दाने में पुष्ट दाना बनता है, दाने में चमक होती है, कीड़े मकोड़े रोग भी कम लगता है। तो एक किसान भाई अवश्य ध्यान दे पोटास की। और सल्फर देंगे तो जहां अगर हमको 100 किलो अगर 1 हेक्टेयर में हो रहा है तो 25 किलो अवश्य बढ़ जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो या तो फसल लगा रहे हैं या लगा चुके हैं, उनको इन तमाम बातों की जानकारी हो गई होगी कि अगर आप दलहनी फसल लगाएंगे तो किस तरह से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आप लाभान्वित हो, आपकी फसल अच्छी हो, इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।